फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट कर ली, बट अब मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे अपना बिजनेस सेटअप करूँ या मैं कोई जॉब करूँ, क्या यही सब सवालों में आप भी उलझे हुए हैं? तो चलिए आज मैं यही टॉपिक को लेकर ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। डिस्कस करते हैं कि कैसे हम पढ़ाई के बाद अपने फैशन करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं आप सबको अपने बारे में भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई एम मनीषा अग्रवाल, फैशन डिज़ाइनर, और लास्ट 14 ईयर्स से सक्सेसफुली मैं एक मुकलावा डिज़ाइनर स्टोर रन कर रही हूँ, जो कि मेरा ब्रांड है मुकलावा। और लेडी एंटरप्रेन्योर, फैशन डिज़ाइनर स्टूडेंट्स और जो भी लेडीज़ जो कुछ करना चाहती हैं उनको लेकर मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहती हूँ। यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस आते हैं। इसके अलावा मैं लाइव वेबिनार्स भी लेती रहती हूँ, और क्योंकि मेरा स्ट्रांगली मानना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसलिए जो भी मुझे नॉलेज है, आज तक का जो मेरी जर्नी का एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं बहुत शेयर करने में बिलीव करती हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपना फैशन करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक तो आप स्टूडेंट रहे हैं और आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, और अब आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसके लिए बहुत करेज की नीड है, आपकी रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए। तो ना थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी आपको अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जहाँ और जितनी अर्ली एज में आप स्टार्ट कर लेंगे वो आपके एक्सपीरियंस में ऐड ऑन होता चला जाता है। और मैं मानती हूँ कि आपको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हैं। जब आप काम को शुरू करते हैं तभी उसमें आगे रास्ते अपने आप निकलते जाते हैं, और आप उसमें एक्सपीरियंस के बलबूते पर आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट स्टेप लीजिए अपने काम को शुरू करने का, क्योंकि आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में करना ही है। यदि आप कई लोगों को मैंने देखा है, कुछ लेडीज़ या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये वर्ड अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। ट्राई करके देखने जैसा कोई वर्ड होता नहीं। आपको करना है तो करना ही है। बैक जाने के सारे डोर्स बंद हो चुके हैं। केवल अपने दिमाग में यही ख्याल रख के यदि हम अपने किसी काम की शुरुआत करेंगे तो वो एक शानदार शुरुआत होगी, और शानदार शुरुआत से ही आपकी आधी जर्नी सक्सेसफुल हो जाती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप रखिए। सबसे पहले अपना एक प्रेमाइसिस सेलेक्ट कीजिए कि मुझे घर से करना है या कहीं बाहर एक प्रेमाइसिस लेना है, बिजनेस प्रेमाइसिस लेना है। दोनों ही ऑप्शन सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि घर से करते हैं, लेकिन आपके शहर का जो मार्केट प्लेस है उसके नज़दीक ही आपका प्रेमाइसिस होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स उसी मार्केट प्लेस के आसपास ही एक्सप्लोर करते हैं, और कस्टमर्स का फुटफॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और या फिर आपने अपनी ब्रांडिंग, अपनी पोजीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि लोग आपको ढूंढते हुए दूर तक भी आ जाएं। तो लोकेशन बहुत मैटर करता है। मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि मार्केट प्लेस के बीच में रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा आप फ्लरिश करेंगे, आप उतना ज़्यादा खुद को अपडेटेड रखेंगे, और कंपटीशन में विन करने के कारण आप में हमेशा एक हाई एनर्जी लेवल बना रहेगा। पर यदि आप घर से कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस अभी काफ़ी बढ़ चुका है। अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं जिस पे काफ़ी अच्छा फैशन का स्कोप है। और नहीं, यदि आप फिज़िकल स्टोर करना चाहते हैं तो आपको घर का कोई एक प्रॉपर प्लेस को प्रिपेयर करना होगा, ताकि आपके घर वालों की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो और आप उस प्लेस को प्रॉपरली डेकोर कर सकें। क्योंकि फैशन फील्ड जो है वो ग्लैमर बेस्ड होती है। इसमें एक बेसिक इंटीरियर या एक बेसिक प्रेजेंटेशन नीडेड होता है। आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके भी उस इंटीरियर पे कुछ कर सकते हैं, एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, बट आपका डिस्प्ले कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप स्टार्ट करते हैं, और कस्टमर पर फर्स्ट इंप्रेशन ही पड़ता है कि आपने कैसा प्रेमाइसिस स्टार्ट किया है। तो लोकेशन सेलेक्ट करते समय सारे फैक्टर्स को ज़रूर ध्यान दीजिए, और कोशिश कीजिए कि जो भी लोकेशन हो वो रेंटेड ना हो, क्योंकि एक रेंट का एक्स्ट्रा बर्डन आप पर ना आए। वो आपका अपना प्लेस हो तो बहुत अच्छा होगा। जब फाइनली आपने प्लेस सेलेक्ट कर लिया है तो एक ग्रैंड ओपनिंग कीजिए। कभी भी छोटे लेवल पर शुरुआत मत कीजिए, एक हल्ला सा कीजिए। एक धमाका होना चाहिए कि आपका कोई ब्रांड लॉन्च होने वाला है। जब आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबको आप प्रॉपर्ली इनवाइट करते हैं और बहुत अच्छी ओपनिंग करते हैं, मीडिया और आसपास के सारे चैनल्स को आप कवर करते हैं, तो वो आपके बिजनेस को बहुत अच्छी शुरुआत देता है, और एक गुड स्टार्ट आपके जर्नी का हाफ डन होता है। तो बहुत ही ज़रूरी है
कि आप कभी भी ऐसे नॉर्मल लेवल पर स्टार्ट मत कीजिए कि ये छोटे से मैं एक बार शुरुआत करके देखती हूँ कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। ये वर्ड अपने दिमाग से निकाल दीजिए और बहुत ज़ोरदार धमाके से शुरुआत कीजिए। नेक्स्ट है अ गुड टीम। इट इज़ वेरी मैंडेटरी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि वन मैन शो वाली परंपरा अब ख़त्म हो चुकी है। यदि आप सोचेंगे कि मैं खुद ही डिज़ाइनिंग भी कर लूँ, सेल्स भी देख लूँ, प्रोडक्शन, बिलिंग, कस्टमर सर्विस, सारे फैक्टर्स को यदि अकेले आप हैंडल करना चाहते हैं तो वो थोड़ा टफ होगा। तो स्टार्ट कीजिए कुछ छोटी सी टीम के साथ, कुछ 3-4 लोगों के साथ, बट टीम वर्क ही आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और यदि आप अकेले काम करेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे और आप बंध जाएंगे अपने ही बिजनेस से। तो यदि आप स्टार्ट करने वाले हैं, आपका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, आप कुछ कम लोगों के साथ स्टार्ट कीजिए, बट ये एक जर्नी है जो कि पूरे लोगों के साथ मिलकर ही आपको तय करनी है। और अब बारी आती है ब्रांडिंग की, और ये तो आप सभी जानते हैं कि आपका ब्रांड नेम, आपका लोगो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ब्रांड नेम सेलेक्ट करते समय बस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत इजीली कोई भी प्रोनाउंस कर पाए। यदि आप फैशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो जो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं उनकी लैंग्वेज से वो मैच करता हो, वो इजीली उसको प्रोनाउंस कर सके। आपको जब अपना वेबसाइट के लिए डोमेन लेना होगा तो वो भी इजीली उस वर्ड से मिल सके, वो कॉमन ना हो, जैसे कि दुल्हन साड़ी या फिर कुछ ऐसा कॉमन वर्ड्स ना हो। जैसे मैंने अपने ब्रांड का नेम मुकलावा रखा है और मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं आई, चाहे वो फेसबुक, इंस्टा का पेज हो या डोमेन हो, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक नेम मैंने रखा है। लेकिन वो जो वर्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो छोटा होना चाहिए और इजीली प्रोनाउंस करने के जैसा होना चाहिए, ताकि लोगों को वो याद रह सके और वो रिकॉल वैल्यू कर सके। तुरंत अपना लोगो बनाइए, जो कि आप कैनवा में भी डिज़ाइन कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हैं। लोगो बनाना, अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करना, आपका जीएसटी नंबर लेना, ये सब बेसिक शुरुआत है। और जब आप अपनी नींव को एकदम पुख्ता रखेंगे, एकदम टाइट रखेंगे, तो आपकी इमारत अच्छी खड़ी होगी। तो ब्रांडिंग पर हमेशा ध्यान रखना है। और ब्रांडिंग इतना वास्ट टॉपिक है कि यदि आप चाहते हैं तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ला सकती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट अभी मैं कुछ फ्यू फैक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वही डिस्कस कर रही हूँ कि आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है, प्रॉपर लोगो बनवाना है। ब्रांड नेम सेलेक्ट करते समय उसका मीनिंगफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंप्लिसिटी और यूनिकनेस पर तो हम ध्यान दे देते हैं, बट उसका मीनिंगफुल होना भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और ब्रांड नेम सेलेक्शन के बाद आपको अपने बिल बुक्स, कैरी बैग्स और जो बेसिक नेसेसरी की चीज़ें हैं वो सब भी प्रिंट करवाने हैं, ताकि कि आपका हर जगह ब्रांडिंग हो। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे कस्टमर जाने कि आप भी मार्केट में नए आए हैं। आज मैंने सोचा कि कुछ अलग कर दूं। फैशन डिज़ाइनर हूं तो हाथ में पेन लेकर एक ड्रेस ही डिज़ाइन कर दूं। अक्सर सारे फैशन डिज़ाइनर्स केवल और केवल डिज़ाइनिंग पर फोकस करते हैं और सेल्स को पूरा भूल जाते हैं। मैंने देखा है, क्योंकि हमारी पढ़ाई ही ऐसी है। फैशन डिज़ाइनिंग की स्टडीज़ में हमें डिज़ाइनिंग करना सिखाया जाता है, बट बेचना नहीं सिखाया जाता। और वो बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है जो कि सेल्स टेक्निक आपको आए। सेल्स टेक्निक सीखी जा सकती है, ये लर्नेबल है, बट हम उसको अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं हमने जो भी क्रिएट किया है वो अपने आप बिक जाएगा, जबकि मेरा हमेशा मानना रहा है कि कस्टमर क्या चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, ज़्यादा सेफ होता है। और आपको अपना आइडिया बेचना आना चाहिए। जब आप फुल्ली कन्विंस हैं कि ये डिज़ाइन मार्केट में चलेगी, ये कलर, ये पैटर्न अच्छा लगेगा, तो आपको कस्टमर को समझाना भी तो आना चाहिए कि हाँ ये आप पर सूट करेगा। क्योंकि जब तक आप कन्विंस नहीं कर पाते, आप सेल्स नहीं कर पाते, आप हमेशा अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। मैंने बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स को इंटर्नशिप दी है। 150 से ज़्यादा लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने इंटर्नशिप ली है, बट मैंने कॉमनली ये फैक्टर ऑब्जर्व किया है कि वो सेल्स से बचते हैं। और जब वो सेल्स से बचते हैं और जब वो खुद का प्रेमाइसेस स्टार्ट करते हैं तो वो डिज़ाइनिंग तो बहुत सुंदर कर लेते हैं, क्योंकि टैलेंट उनमें है, प्लस क्रिएटिविटी है, प्लस उनने पढ़ाई की है, बट वो सेल्स नहीं कर पाते। तो मैं हमेशा कहती हूँ सेल्स टेक्निक पर फोकस कीजिए। और आपको मैं ये बता दूं कि सेल्स ना केवल साइंस है बल्कि आर्ट है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है।
इसके बेसिक 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले लीड जनरेशन, देन रेपो बिल्डिंग, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्लोजिंग। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे माइन्यूट स्टेप्स भी होते हैं। सेल्स पर मैं एक डिफरेंट वीडियो लेकर अलग से आ जाऊंगी, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बट ये चारों स्टेप फॉलो करके इस साइंस को आप सीख सकते हैं और अपने आर्टिस्टिक लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन को इसमें ऐड करके सेल्स टेक्निक को मजबूत बना सकते हैं। सेल्स इज़ मैंडेटरी, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। यदि आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको अपना आइडिया सेल करना आना चाहिए। अब बारी आती है आपकी यूएसपी की, वो स्पेशल एलिमेंट जिसके लिए कस्टमर आपके पास आएगा। तो आपको अपनी यूएसपी शुरू दिन से डिसाइड करनी है कि मेरा पैशन कहाँ है या क्या मैं डिफरेंट कर सकता हूँ जो मार्केट में नहीं हो रहा है। और यूएसपी डिसाइड करते समय केवल एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिए कि लोगों की कॉमन प्रॉब्लम क्या है। यदि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो वो बेस्ट तरीका होता है अपना एक ऐसा फैक्टर स्टार्ट करने का जिसके लिए लोग आपके पास आएंगे। वो स्पेशल एलिमेंट होना मैंडेटरी है, मस्ट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब मैंने मुकलावा का स्टोर खोला था उस समय लोगों को मार्केट में रेडी लहंगे के सेट्स मिलते थे। उनको अपने पुराने सेट्स को रिन्यू करने के लिए कुछ अलग से ओनली ब्लाउजेस या ओनली दुपट्टे का ऑप्शन नहीं था। तो मैंने क्रिएट किया कुछ ऐसे ऑप्शंस जो कॉमनली आपके पुराने लहंगे के साथ अलग से वो ब्लाउजेस भी मैच हो जाते हैं या फिर अलग से वो दुपट्टे भी मैच हो जाते हैं। तो लोग उसके लिए मुझे ढूंढते हुए आते थे। आज मैं बंदेज और घाटचोला पर हैंडवर्क करवा के उसके डिफरेंट ड्रेसेस और उनके डिफरेंट गाउन्स और स्टाइलिंग पर ध्यान देती हूँ, क्योंकि बंदेज घाटचोला का भी लोगों में बहुत क्रेज़ है। तो उसको मैं कैसे क्रिएटिविटी ऐड करके और लोगों के लिए अलग अलग अटायर बना सकती हूँ, उस पर ध्यान दे रही हूँ। तो कुछ ना कुछ स्पेशल एलिमेंट आपको ऐड करना होगा अपने काम में, ताकि लोग आपको ढूंढते हुए आपकी जगह तक पहुंचे। उनकी यदि प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो ज़रूर आपको सर्च करेंगे कि आप कहाँ हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ ऑलवेज केयर अबाउट योर कस्टमर्स, गो एक्स्ट्रा माइल्स फॉर योर कस्टमर। हमेशा जब आप डिज़ाइनिंग का ऑर्डर लेते हैं प्रोमिसेस कम कीजिए और डिलीवरी के समय आप उनको एक्स्ट्रा दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा नॉलेज मैं आपको देना चाहूँगी कि आप जब प्रॉमिस कम करते हैं और डिलीवरी ज़्यादा देते हैं तो कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाई रहता है और आपके साथ जुड़ जाता है। हमेशा के लिए एक लंबी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कस्टमर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा आज का रिलेशन नहीं है, ये मेरे से ज़िंदगी भर काम करवाए और मुझसे जुड़ा रहे। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज़ मैंडेटरी। प्राइसिंग और क्वालिटी प्रोडक्ट, ये तो आप सभी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस प्राइसिंग के वॉर पे क्या हमको बहुत कम मार्जिन पे काम करना चाहिए या फिर हमें बहुत हाई लेवल ब्रांड्स के साथ जाना चाहिए। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि यदि आप मार्जिन बहुत कम रखते हैं तो भी आप लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। शॉप का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और स्टाफ का खर्चा और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां आपका प्रॉफिट जा सकता है। तो एक डिसेंट मार्जिन रखिए ताकि आप मार्केट के कंपटीशन में भी सर्वाइव कर सकें। अपने कॉम्पिटिटर को भी एनालिसिस कीजिए कि मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं और उस रेट के अकॉर्डिंग अपने प्राइस टैग्स को एडजस्ट कीजिए, क्योंकि आपको यदि आप महंगा बेचेंगे तो भी लोग आपके पास नहीं आएंगे और टू मच यदि आप सस्ता बेचते हैं, बहुत लो मार्जिन में आप काम करते हैं तो आप लॉन्ग रन पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्राइसिंग पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी। इसमें तो हमेशा हमको बेस्ट ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, जो आप खुद परचेस करना नहीं चाहेंगे, जो आप खुद वेयर नहीं करना चाहेंगे, उस प्रोडक्ट को अपने कलेक्शन में रखिए ही मत। जब आपको पता चले कि ये कलर निकलता है, ब्रीड करता है या फिर ये फैब्रिक का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तुरंत उसको डिस्कार्ड कर दीजिए अपने डिज़ाइनिंग एलिमेंट से। अपने डिज़ाइनिंग एलिमेंट में बहुत केयरफुली ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए जो कस्टमर को कंफर्ट भी दे, फैशन में भी अपडेटेड रखे। और आपको इसके लिए मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। आपको बेस्ट वेंडर्स से अपने प्रोडक्ट सोर्स करने पड़ेंगे ताकि कि आपको रिजनेबली वो पीसेस मिल सके। जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो सारा रिजनेबल आपको मिले ताकि आप बेस्ट रेट पे कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें। आपके टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप किस एज ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं। क्या आप यंगस्टर्स के लिए कुछ मॉडर्न गारमेंट्स बनाना चाहते हैं, या लेडीज़ के लिए कुछ साड़ीज़ और सूट्स डिज़ाइन करना चाहते हैं, या फिर आप लहंगा और एथनिक वेयर जैसे हेवी स्टफ़ में जाना चाहते हैं। अपना स्पेशल एक एरिया डिसाइड कीजिए ताकि आप उसी से रिलेटेड डिज़ाइनिंग कर सकें और उसमें अपनी मास्टरी कीजिए।
क्योंकि जैक ऑफ ऑल इज़ मास्टर ऑफ नन। आप यदि सारी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब वो काम को स्टार्ट करते हैं तो वो ज्वेलरी भी ऐड कर लेते हैं, बैग्स भी, पर्सेस भी, क्लच भी, बेडशीट भी और ड्रेसेस भी। मैं बिलीव नहीं करती कि टू मच चीज़ों को आप अपने साथ ऐड कर लें और आप किसी में भी मास्टरी ना कर पाएँ। मैं ये मानती हूँ कि कोई एक स्पेसिफिक एरिया पकड़िए और उस पर आप इतना मास्टरी कर लीजिए कि यदि किसी को लहंगा लेना है तो वो मुकलावा को ही ढूंढे। तो इस तरीके से आप अपना एक स्पेसिफिक नीश बनाइए और उस पर पूरा वर्क कीजिए। धीरे धीरे टाइम के साथ आप कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग करते समय आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ ही स्टार्ट कीजिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं शादी के जो कपड़े होते हैं उसी से रिलेटेड मैंने मुकलावा नाम रखा है, क्योंकि शादी के समय जो ट्रूज़ो में अपने साथ राजा महाराजा के समय में लोग चीज़ें ले जाया करते थे, उसी को मुकलावा कहा जाता है। और इसीलिए मैंने अपनी टैगलाइन भी रखी है, ब्यारो पहनावा पधारो मुकलावा, क्योंकि मैं राजस्थानी कल्चर से बिलोंग करती हूँ और राजस्थान की परंपरा से रिलेटेड ही गारमेंट्स को मैं अपने स्टोर में रखना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने अपनी टैगलाइन को भी मारवाड़ी में डिज़ाइन किया है। तो इस तरह से आपको अपनी खुद टैगलाइन बना सकते हैं, अपने कलेक्शन को एक स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं, और ये सब एक एक एलिमेंट है जो कि इम्पैक्ट डालता है आपकी ब्रांडिंग पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे सारे वीडियोस में कॉमन होता है वो है आपकी लर्निंग स्किल। हमेशा खुद को अपडेटेड रखिए, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड से भी और टेक्निकल चीज़ों से भी, क्योंकि यदि आप जानते हैं कि कैसे वेबिनार करना है, कैसे मीडिया में अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे आप अपनी चीज़ों को खुद मैनेज कर सकते हैं, तो अलग से आपको किसी एजेंसी को हायर नहीं करना पड़ेगा और वो एक्सपेंस आप बचा सकते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सीखते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपडेटेड रखेंगे उतने ज़्यादा आप अपने काम को खूबसूरती से परफॉर्म कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, आपका डिटर्मिनेशन और आपका हार्ड वर्क आपको सक्सेस का पाथ दिखाए और बहुत जल्दी शुरू हो आपका न्यू प्रेमाइसिस, इसके लिए मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी को हमेशा इस तरह के अपना नॉलेज शेयर करते रहूँगी, और आप चाहते हैं तो मेरा चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मोटिवेशन और नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहूँ। आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। बाय बाय।